तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना स्टार्ट किया था। अपन ने दो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े थे। एक अपन ने पढ़ा था हीमोफीलिया और जो दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया। अब अपन तीसरा जेनेटिक डिसऑर्डर देख रहे हैं और जो थर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर अपन पढ़ने वाले हैं इस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। तो अब अपन थर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे जिसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में PKU भी बोला जाता है। तो अब अपना जो नया जेनेटिक डिसऑर्डर है इसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसको एब्रीवेटेड फॉर्म में अपन PKU बोल सकते हैं। अब अगर इस डिसऑर्डर के बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो डिसऑर्डर है ये एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि ये एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर इसका मतलब क्या कि इसके ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ये ऑटोसोम्स में प्रेजेंट रहेंगे और ये जो जीन्स होंगे कैसे जीन्स होंगे, रिसेसिव जीन्स होंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। होता क्या है इसमें, तो जनरली इस डिसीज में बॉडी एक एंजाइम नहीं बना पाती है और वो जो एंजाइम नहीं बना पाती है उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। तो क्या लिख सकते हैं अपन, in this condition body cannot produce an enzyme called phenyl alanine hydroxylase hydroxylase। तो क्या होता है इस कंडीशन में, सबसे इंपॉर्टेंटली अपने बॉडी में एक एंजाइम नहीं बन पाता है और वो जो एंजाइम अपने बॉडी में नहीं बन पाता है उसका नाम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब बात आती है कि अगर बॉडी में फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पा रहा है तो क्या होगा अगर ये एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले अपने को तो ये देखना पड़ेगा कि फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या है। तो देखते हैं अपन फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या है। तो अपने बॉडी में जितना भी फिनाइल एलेनाइन होता है इस फिनाइल एलेनाइन को ये एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करके ट्रायोसिन बनाता है। ट्रायोसिन बनाता है। फिर से ध्यान देंगे, अपन ने क्या देखा कि देखो नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, नॉर्मल पर्सन में जितना भी बॉडी में फिनाइल एलेनाइन जो अपने बॉडी में बनता है ये फिनाइल एलेनाइन इस एंजाइम के प्रेजेंस में फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है ट्रायोसिन। ये होता है नॉर्मल पर्सन के केस में। बट अगर किसी पर्सन को फिनाइल कीटोन यूरिया है तो क्या होगा इस पर्सन को, इस पर्सन के पास फिनाइल एलेनाइन नहीं होगा, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम नहीं होगा। और अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, उसके पास जो फिनाइल एलेनाइन है ये ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं देन अगर अपन लिखते हैं इफ द एंजाइम इज एब्सेंट, अगर एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, तो ये फिनाइल एलेनाइन का कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में और टिश्यूज में बढ़ता जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इफ द एंजाइम इज एब्सेंट देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनाइल एलेनाइन will increase in the tissues। क्या होगा, अगर जिस भी पर्सन को फिनाइल कीटोन यूरिया है तो उसके पास क्या होगा, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा। अगर फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो वो फिनाइल एलेनाइन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और जब फिनाइल एलेनाइन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, उसके सेल्स में और टिश्यूज में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, फिनाइल एलेनाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और जब फिनाइल एलेनाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये फिनाइल एलेनाइन आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। तब क्या होगा, तब यहां पे फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट होके बन जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड जो है ये अपने ब्रेन सेल्स को डैमेज कॉज करेगा क्योंकि ये अपने बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिख सकते हैं इट कॉजेस डैमेज टू द ब्रेन।
तो क्या कहानी है फिनाइल कीटोन्यूरिया की? फिनाइल कीटोन्यूरिया की एक सिंपल सी कहानी है। कहानी है कि एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, पहली चीज। दूसरी चीज की इसमें क्या होता है कि इस डिसीज में पर्सन के बॉडी में, जिस भी पर्सन को ये डिसीज है उसके बॉडी में एक एंजाइम नहीं बन पाता जिसका नाम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब इस एंजाइम का काम क्या है? तो इस एंजाइम का काम ये है कि ये नॉर्मल पर्सन में, ये होता है नॉर्मल पर्सन वाले कंडीशन में, ये होता है नॉर्मल पर्सन में। क्या होता है? तो नॉर्मल पर्सन में फिनाइल एलेनाइन को फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? ट्रायोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है नॉर्मल केस में। बट जिस पर्सन में, जिस भी पर्सन को फिनाइल कीटोन्यूरिया है उस पर्सन में क्या होता है? ये फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस के, एब्सेंस के कारण क्या होता है? ये फिनाइल एलेनाइन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और जब फिनाइल एलेनाइन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो फिनाइल एलेनाइन का कंसंट्रेशन बढ़ता है सेल्स और टिश्यूज में। और जैसे ही फिनाइल एलेनाइन का कंसंट्रेशन बढ़ता है सेल्स और टिश्यूज में तो ये फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट होकर फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन करता है। और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये बहुत हार्मफुल होता है अपने बॉडी के लिए, और ये क्या करता है? ब्रेन को डैमेज कॉज करता है। तो ये वाली जो कंडीशन हो गई, ये किस पर्सन में देखा जाएगा? PKU वाले पर्सन में देखा जाएगा। जिस भी पर्सन को फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली प्रॉब्लम है उस पर्सन में ये वाली रिएक्शन देखी जाएगी। क्या देखा जाएगा? कि फिनाइल एलेनाइन यहाँ पे फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो अब अपन नेक्स्ट डिसीज देखते हैं। जो अगली डिसीज है, इस डिसीज का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो चलो अपन अगली डिसीज पढ़ना चालू करते हैं। तो ये अपनी चौथी डिसीज है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में CF भी बोल सकते हैं, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में CF कहा जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में अगर इसकी बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं कि इट इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये कैसी डिसीज है? एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसके जो जीन्स होंगे वो ऑटोसोम्स में पाए जाएंगे, और ये कैसे जीन्स होंगे? रिसेसिव जीन्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकस, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के डक्ट में अकमलेट होने लग जाते हैं। और जब ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड के डक्ट में अकमलेट होने लग जाते हैं तो वहां पे ब्लॉकेज देखा जाता है। कौन से ग्लैंड में अकमलेट होते हैं? तो ये लीवर ग्लैंड में, पैनक्रियाज में, इवन ब्रोंकाइस की जो डक्ट है उन डक्ट में अकमलेट होने लग जाते हैं, और इनके अकमलेशन के कारण ही ब्लॉकेज देखा जाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं अपन कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकस गेट थिक म्यूकस। यहाँ पे जो म्यूकस रहता है थोड़ा थिक रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड थिक म्यूकस starts getting accumulated in the ducts of pancreas, liver and bronchi, and there is a chance of blockage. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ग्लाइकोप्रोटीन और थिक म्यूकस की एक लेयर क्या करती है? तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के डक्ट में अकमलेट होने लग जाती है, और जब वो उस ग्लैंड के डक्ट में अकमलेट होने लग जाती है तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं? ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। और वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो वो पैनक्रियास ग्लैंड होती है, लिवर होती है और ब्रोंकाई होते हैं। इन ग्लैंड्स के डक्ट में जब वो अकमलेट होते हैं तब यहाँ पे ब्लॉकेज देखा जाता है, और उस पर्सन को मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अगर देखो पैनक्रियास और लिवर के ग्लैंड में क्या हो गया? अगर ब्लॉकेज हो गया तो मैक्सिमम एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे, और एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे तो डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इवन अगर ब्रोंकाई में अगर ब्लॉकेज हो गया तो उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये प्रॉब्लम देखी जाती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में भी इफेक्ट पड़ता है। तो अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इट ऑल्सो अफेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस।
यहां पे एक प्रोटीन नहीं बन पाता है। कौन सा प्रोटीन नहीं बन पाता है तो बताता हूं मैं। एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन। ये प्रोटीन इस सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज में नहीं बन पाता है। अब ये प्रोटीन का काम क्या है तो नाम से ही समझ में आ रहा है। ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन मतलब क्या, ये एक ऐसा प्रोटीन है वो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंडक्शन में हेल्प करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन द कंडक्शन या फिर इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन of molecules across the membrane। ये क्या करेगा तो मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। बट जिस पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ये वाला प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे दो चीज देखी जाती है। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये है कि यहाँ पे जो Cl-1 जो क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन आयन का कंडक्शन जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण सही मात्रा में क्लोरीन आयन सेल में नहीं जा पाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हो जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन of Cl-1 is affected। Cl-1 मतलब क्लोरीन आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट होता है, अफेक्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस इसका ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। और जब इसका ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो ऐसा देखा जाता है कि स्वेट में जो पसीना होता है, पसीने में इस क्लोरीन और इवन Na+ मतलब सोडियम आयंस के कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और वो पसीना जो रहता है वो और भी सॉल्टी होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू दिस the concentration of Na+ and Cl- increases in the sweat। तो ये है एक डिसीज जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में अपन CF लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब इसके जो जीन्स होंगे वो ऑटोसोम्स पे पाए जाएंगे और ये जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता क्या है तो इसमें देखा जाता है कि ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकस की कुछ लेयर जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड के डक्ट में अकमलेट हो जाती है, जिसके कारण ब्लॉकेज देखा जाता है। और वो जो ग्लैंड्स है वो है पैंक्रियास, लीवर और ब्रोंकाई। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ प्रोटीन सिंथेसिस भी अफेक्ट होता है। क्या होता है तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन प्रोटीन। इस प्रोटीन को इस जो भी पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो ये वो पर्सन ये प्रोटीन नहीं बना पाता है, और जब भी वो पर्सन ये प्रोटीन नहीं बना पाता है तो मॉलिक्यूल्स का सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इसी के कारण क्या होता है तो कई क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनका ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होता है, और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के अफेक्ट होने के कारण मतलब इसके ट्रांसपोर्टेशन में अफेक्ट होने के कारण ये जो स्वेट है, जो पसीना है, उसमें Na+ और Cl- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा देखा जाता है, और वो जो पसीना होता है वो और भी ज्यादा उसमें ये जो स्वेट में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है Na+ और Cl- का ये और भी ज्यादा होता है। तो यहां पे अपन ने डिसीज पढ़ ली जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो अब अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है इस डिसऑर्डर का नाम है थैलेसीमिया। तो अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ना चालू कर रहे हैं, अपना 5th जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका नाम है थैलेसीमिया। ये जो डिसऑर्डर है ये भी एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं कि इट इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये क्या है, एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जो है ये म्यूटेशन के कारण या डिलीशन के कारण देखा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं दिस इज सीन ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन।
ये म्यूटेशन या डिलीशन के कारण देखा जाता है। अगली चीज, होता क्या है इस जेनेटिक डिसऑर्डर में, तो थैलेसीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अपने को पता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है उसकी दो चेन होती है, एक अल्फा ग्लोबुलिन चेन होती है, एक बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में, थैलेसीमिया डिसऑर्डर जो होता है, इसमें इन दोनों में से कोई एक चेन सही तरीके से नहीं बन पाती है। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसमें लिख सकते हैं कि इट रिजल्ट्स इनटू द रिड्यूस्ड rate of synthesis of one of the globulin chain ऑफ हीमोग्लोबिन। तो होता क्या है इस डिसऑर्डर में पर्टिकुलरली जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इसकी दो चेन होती है, एक अल्फा ग्लोबुलिन होती है और एक बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है। तो इस डिसऑर्डर में ये जो पर्सन, जिस भी पर्सन को थैलेसीमिया देखा जाएगा, उस पर्सन में सही मात्रा में ये दोनों चेन में से कोई एक चेन नहीं बन पाएगी। अब ये जो थैलेसीमिया होता है ये दो टाइप का होता है, इसे अपन लिख सकते हैं ये दो टाइप्स का होता है। देखते हैं इसके क्या दो टाइप है। तो इसका जो पहला टाइप होता है इसको बोला जाता है अल्फा थैलेसीमिया, और जो दूसरा टाइप होता है इसको बोला जाता है बीटा थैलेसीमिया। समझते हैं कि क्या है अल्फा थैलेसीमिया और क्या है बीटा थैलेसीमिया। तो अगर हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन नहीं बन पा रही है, अल्फा ग्लोबुलिन चेन नहीं बन पा रही है, तो क्या बोलेंगे अपन कि यहाँ पे जो थैलेसीमिया है वो कैसा थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा चेन नहीं बन पा रही तो उसको अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो थैलेसीमिया है वो कैसा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं अल्फा थैलेसीमिया में कि इन दिस कंडीशन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन जो होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की वो अफेक्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि वो अल्फा चेन सही मात्रा में नहीं बन पाती है, और अगर सही मात्रा में नहीं बन पाएंगी तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम होंगे। सेकेंड है बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया में अपन लिख सकते हैं इन दिस कंडीशन the synthesis of beta chain of hemoglobin is affected। मतलब इस बीटा थैलेसीमिया वाले कंडीशन में क्या होगा, तो बीटा चेन जो होंगी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की वो नहीं बन पाएंगी, और अगर बीटा ग्लोबुलिन चेन नहीं बन पाएंगी तो क्या होगा, कम से कम Hb या फिर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रहेंगे आरबीसी में। तो ये दो टाइप्स देखे जाते हैं थैलेसीमिया के, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। तो अब अपन थैलेसीमिया का सबसे पहला टाइप देखते हैं जिसे बोला जाता है अल्फा थैलेसीमिया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में जो जीन्स इस डिसऑर्डर को जो अपने को बोलना चाहिए कि जो जीन्स इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, वो दो जीन्स जो होते हैं वो दो क्लोजली रिलेटेड जीन होते हैं, और उनका नाम होता है HbA1 और HbA2। और ये दो जो जीन्स होते हैं, ये दोनों जीन्स 16 नंबर के क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो अपन इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली related genes HbA1, टू क्लोजली रिलेटेड जीन्स वो है HbA1 एंड HbA2। और ये जो HbA1 और HbA2 ये दो क्लोजली रिलेटेड जीन्स होते हैं, और ये पाए जाते हैं ऑन क्रोमोसोम 16 नंबर के क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। अब होता क्या है, तो अब जितने ज्यादा जीन्स इसमें डिलीट होंगे या फिर जितने ज्यादा जीन्स में इसमें म्यूटेशन देखा जाएगा, वैसे ही क्या होगा, उसी के कारण कम से कम अल्फा चेन बनेगी या फिर अल्फा चेन जो है वो अफेक्ट होंगी। तो अपन लिख सकते हैं इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इफ one or more genes are deleted, then the alpha chain will get affected,
अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो अल्फा थैलेसीमिया है, इसमें ये जो जीन्स दिए हुए HbA1 और HbA2, ये जो क्लोजली रिलेटेड जीन्स है, इसमें से जितने जीन्स इसमें डिलीट होंगे उतनी ही कम से कम अल्फा चेन बनेगी, और अगर कम अल्फा चेन बनेगी तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। तो ये हो गया अल्फा थैलेसीमिया। सेकंड कंडीशन जो होती है, सेकंड कंडीशन होती है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया जो कंडीशन होती है, इसमें जो जीन इस कंडीशन को कंट्रोल करता है वो होता है HBB जीन, और ये जो जीन होता है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट कि इट इज कंट्रोल्ड बाय HBB जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो ये जो HBB जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है, और यही जीन क्या करता है, बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल करता है। अब ये जो जीन है, इसमें जितने ये जो जीन है, अगर जितने जीन में यहाँ पे म्यूटेशन देखा जाएगा या डिलीशन देखा जाएगा, उतना ही यहाँ पे कम बीटा चेन बनेगी, और कम बीटा चेन बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीटा मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, बीटा चेन के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कम बनेंगे, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कम प्रोडक्शन रहेगा यहाँ पे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि if the deletion is more, if the deletion of genes is more, then less beta chain will be synthesized। जितने ज्यादा जीन्स यहाँ पे डिलीट होंगे उतना ही क्या होगा, लेस बीटा चेन सिंथेसाइज होंगी। इस कंडीशन में भी जितने ज्यादा जीन्स यहाँ पे डिलीट होंगे उतने ही लेस यहाँ पे क्या बनेंगी, अल्फा चेन बनेगी। तो ये हो गए दो इंपॉर्टेंट टाइप्स थैलेसीमिया के, एक है अल्फा थैलेसीमिया और एक है बीटा थैलेसीमिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को याद रखना पड़ेगा कि अल्फा थैलेसीमिया को दो जीन्स कंट्रोल करते हैं, HbA1 HbA2, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड जीन्स है, और ये दोनों पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे। बट बीटा थैलेसीमिया जो होता है, बीटा थैलेसीमिया में एक ही जीन इनको कंट्रोल करता है, और वो होता है HBB जीन, और ये जो जीन है प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो अब अपन थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे बात आती है कि मैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में क्यों देखेंगे, तो चलो समझते हैं अपन। देखो तो अपन यहाँ पे लिखेंगे थैलेसीमिया और यहां पे लिखेंगे अपन सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ सिकल सेल एनीमिया के बारे में अपन क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका रीजन है क्योंकि थैलेसीमिया भी एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया भी एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसलिए इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो थैलेसीमिया के बारे में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं थैलेसीमिया में कि ये एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। ये कैसी प्रॉब्लम है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। तो इसे अपन लिख सकते हैं इट इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। ये कैसी प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। और सिकल सेल एनीमिया में अपन फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। देखो अब समझते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का मतलब क्या है। यहां पे मैंने लिखा है कि थैलेसीमिया जो है ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि यहां पे अल्फा चेन और बीटा चेन की क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, सही मात्रा में अल्फा चेन और बीटा चेन नहीं बन पा रही है, इसीलिए इसको लिखा है अपन ने क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। बट सिकल सेल एनीमिया में क्या लिखा है, इसमें अपन ने लिखा है कि इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे बीटा चेन और अल्फा चेन सही मात्रा में बन तो रही है, बट उसकी जो क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम है। उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें म्यूटेशन देखा जा रहा है, सही चेन नहीं बन पा रही है। क्वांटिटी सही है बट वो चेन जो है वो गलत बन पा रही है, सही बन नहीं पा रही है, इसीलिए इसको लिखा है कि ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, और इसे लिखा है कि ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन कि देयर इज लेस प्रोडक्शन अपन लिख सकते हैं देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लोब्यूलिन चेन। इसमें ग्लोब्यूलिन चेन का बहुत कम प्रोडक्शन है। और यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं देयर इज एन इनकरेक्ट प्रोडक्शन, और इनकरेक्ट प्रोडक्शन के बदले अपन इनकरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ग्लोब्यूलिन चेन। तो दोनों कंडीशन में क्या है, देखो जो थैलेसीमिया के बारे में अपन बात करते हैं तो थैलेसीमिया को एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बोला जाता है। क्वांटिटी मतलब यहाँ पे या तो बीटा ग्लोबुलिन चेन है या अल्फा ग्लोबुलिन चेन है, उनके क्वांटिटी में प्रॉब्लम होगा।
इसीलिए इसको बोल रहे क्वांटिटी, ये सही मात्रा में नहीं बन पाती है ग्लोबुलिन चेन। बट सिकल सेल एनीमिया जो है इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबुलिन चेन के क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है। जो सही तरीके की ग्लोबुलिन चेन बननी चाहिए थी वो सही तरीके की ग्लोबुलिन चेन नहीं बन पाती म्यूटेशन के कारण। इसीलिए अपन ने लिखा है देयर इज एन इनकरेक्ट प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन चेन। इसीलिए ये दोनों ही डिसीज अलग अलग है, सिकल सेल एनीमिया भी अलग है और थैलेसीमिया भी अलग है। तो अब अपन लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर देखेंगे और इस मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अपन बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को डेल्टोनिज्म भी बोला जाता है, डेल्टोनिज्म भी बोला जाता है इसको। और यहां पे जो अपन कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं ग्रीन एंड रेड, ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस भी पर्सन को अगर ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस है, इसका मतलब यह है कि वो ग्रीन और रेड कलर को पहचान नहीं पाएगा। अगर दोनों कलर उसके सामने रख देते या कोई भी कलर उसके सामने, जैसे रेड कलर रख दिया, तो उसको समझेगा नहीं कि क्या वो कलर रेड है या फिर वो कलर ग्रीन है। ये प्रॉब्लम होती है ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस में। अगर इस डिसऑर्डर के बारे में अपन बात करें तो ये जो डिसऑर्डर है ये एक सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में वो जो जीन्स है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। और कैसे जीन्स है? रेसेसिव जीन्स है। क्योंकि रेसेसिव जीन्स है इसलिए इसको अपन एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर भी इसको कहा जा सकता है। ये हो गया इसके बारे में। अब होता क्या है जनरली इस प्रॉब्लम में, तो जिस भी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है उसके आंखों में रेड कोन और ग्रीन कोन में प्रॉब्लम देखा जाता है, डिफेक्ट देखा जाता है, जिसके कारण वो रेड और ग्रीन कलर को समझ नहीं पाता है। तो अपन इस कंडीशन में लिख सकते हैं इन दिस कंडीशन there is a problem in the red and green cone of the person's eye, resulting in failure to discriminate, failure for discriminating red and green color। तो क्या होता है इस डिसीज में? फिर से ध्यान देंगे अपन क्या होता है। तो इस डिसीज में उस पर्सन के रेड कोन पे, आंखों में जो रेड कोन होता है और जो ग्रीन कोन होता है उसमें डिफेक्ट देखा जाता है। डिफेक्ट होने के कारण वो जो पर्सन होता है वो क्लियरली नहीं बता सकता है कि क्या ये रेड कलर है। अगर मैंने उसके सामने रेड कलर रखा है तो वो देख के नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसको रेड और ग्रीन कलर समझेगा नहीं कि कौन सा रेड कलर है और कौन सा ग्रीन कलर है। तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है कलर ब्लाइंडनेस में। अब अगर अपन बात करें तो अपन ने यहाँ पे पूरे 6 मेंडल डिसऑर्डर पढ़ लिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिए। देखते हैं अपन ने क्या क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़े। तो टोटल अपन ने यहाँ पे 6 मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़े हैं। देखते हैं कौन से डिसऑर्डर कैसे है। तो अगर अपन लिखे तो अपन ने यहाँ पे टोटल 6 मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ा है। क्या क्या है? अपन पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर था, हीमोफीलिया। फिर दूसरा डिसऑर्डर अभी अपन ने पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस। फिर अगला अपन लिख सकते हैं PKU। फिर एक लिख सकते हैं अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर अगला अपन लिख सकते हैं थैलेसीमिया। और फिर अपन एक लिख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो यहां पे अपन ने टोटल 6 मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिया है, जिसमें से हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों के दोनों जो डिसऑर्डर है, कैसे डिसऑर्डर है? ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। और बाकी के जितने भी डिसऑर्डर है, PKU मतलब फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये बाकी के जो डिसऑर्डर है कैसे डिसऑर्डर है? ये है ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव
डिसऑर्डर। तो अपन ने यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ लिया पूरी तरीके से, और इसके जितने भी एग्जांपल थे, टोटल 6 एग्जांपल थे, सारे के सारे 6 एग्जांपल अपन ने पढ़ लिया है।